नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नकुल कुमार, योर साइंस टीचर। स्टूडेंट, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, आपको पिछली क्लास जब ली थी उसमें सिखाया था पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और उनके अंतर के बारे में समझा था और एक अन्य अवस्था के बारे में भी हमने जाना था। स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पिछली क्लास को देखा होगा, समझा होगा और रिवाइज भी अच्छे से किया होगा, साथ ही ने फेयर में भी नोट किया होगा। स्टूडेंट, आज जो हम बातें करेंगे वो है चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें पहला जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, जो आज जो हम बताएंगे इस क्लास में, और साथ ही हम पिछली क्लासों का भी उपयोग करेंगे। स्टूडेंट, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 साइंस की बुक में चैप्टर फर्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर जरा खोल लें अपने टेक्स्ट बुक को और साथ ही साथ उन क्वेश्चनों को हम पढ़ते चलेंगे, उन्हें क्वेश्चनों को हम हल करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार है जरा सुनें। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है निम्न में से कौन से पदार्थ हैं, यानी आपको बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, उसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन से पदार्थ हैं। तो स्टूडेंट मुझे बताइए, आपने रिवाइज किया होगा पिछली क्लास को कि पदार्थ किन्हें कहते हैं। तो क्या बताया था मैंने, याद करो। तो पदार्थ किन्हें कहते हैं, हमारे आसपास वह सब स्थित, हमारे आसपास स्थित वह सब जो क्या घेरता है, स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। क्लियर। और मैंने वहां पे भी एक बात कही थी कि वायु है क्या है, एक पदार्थ है, क्योंकि वायु स्थान घेरती है और द्रव्यमान भी होता है। गुब्बारे का एग्जाम्पल भी दिया था आपको और आपने रिवाइज किया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वायु जहां भी उदाहरण आ जाएगी पदार्थ है या नहीं, आप टिक लगा पाओगे, वायु एक पदार्थ है। क्लियर। तो बातें करते हैं स्टूडेंट, इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं जरा समझ। देखो, उसमें कहा गया है कोशी, हाँ कोशी पदार्थ है क्योंकि जगह घेरती है और जिसमें द्रव्यमान भी होता है। वायु, हाँ है वायु। क्लियर, मैंने 2 लिख दिए। उसके बाद तीसरा कहा गया है स्नेह। स्नेह मतलब लगाव के बारे में कहा गया, प्यार के बारे में कहा गया, ये एक शब्द है। क्लियर। तो एक शब्द है, ना तो स्थान घेरता है और ना ही कोई अपना भार रखता है, तो स्नेह क्या है, पदार्थ नहीं। उसके बाद गंध है। घृणा, घृणा क्या है, प्रकृति है हमारी, एक नेचर है कि हम किसी को हेट करते हैं, घृणा करते हैं, नापसंद करते हैं। तो नापसंद तो एक शब्द हो गया, हमारी क्वालिटी हो गई, हमारी एक नेचर हो गया। उसमें कोई द्रव्यमान या कोई स्थान थोड़ी घेरता है, वो तो एक नेचर है। क्लियर। तो स्टूडेंट बातें करें तो उसके बाद बादाम भी जगह घेरता है। आपने देखा विचार, जो थॉट होते हैं हमारे, जो थिंकिंग होती है वो विचार, तो विचार को स्थान थोड़ी घेरता है, ना इसमें द्रव्यमान होता है। तो आप जानते हो विचार जब सोचते हैं क्या उसमें वो भारी होता है, क्या हल्का होता है, आपने देखा विचार को। तो स्टूडेंट क्या ये पदार्थ है, नहीं है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट बातें करते हैं, आप लिख लोगे, मैंने लिख दिए हैं कि कौन कौन पदार्थ हैं। गंध, बादाम, शीत, शीत जो ठंड है। क्लियर, शीत। तो ये सब कैसे, शीतल पेय, इत्र की सुगंध आदि कैसे पदार्थ है। इत्र की सुगंध का मतलब जैसे एंटी बोतल लाते हैं तो आप उसे देखते हैं जो भरी हुई अवस्था में होती है वो भारी होती है, और जैसे जैसे उस इत्र की जो बोतल होती है वो खाली होती जाती है तो उसका जो भार है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसका मतलब पदार्थ है। क्लियर। इस पर सेकंड बातें करते हैं कि हमको गर्मा गर्म खाने की जो खुशबू वो दूर तक आ जाती है और ठंडे खाने की खुशबू लेने के लिए हमें उसके पास तक जाना पड़ता है। ये हमसे पूछा गया ऐसा क्यों होता है। तो हमें लिखा है कि कणों के मिश्रण के कारण। स्टूडेंट, तापमान बढ़ने पर जो हमारे जो पदार्थ के अंदर कण है, आपने सीखा है पदार्थ के अंदर अणुशब्द, पदार्थ के अंदर बहुत सारे बहुत सारे कण होते हैं जो अति सूक्ष्म होते हैं, जो कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसे कण होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि जो कण है, अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो जो कण है जो लगातार गतिशील अवस्था में होते हैं, ध्यान रखना पदार्थ जो कण है वो स्थिर नहीं रहते बल्कि क्या करते रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं। जैसे एक पात्र में है, मछली डाल दी जाए तो मछली क्या करती रहती है, गति करती रहती है। क्लियर। तो स्टूडेंट इसमें होता क्या है कि जब ताप बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ने पर जो अणु है, जो कण है, उनकी भी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब कहोगे सर ये गतिज ऊर्जा क्या होती है। स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, नेक्स्ट जो फिजिक्स की क्लास लेंगे उसमें गतिज ऊर्जा के बारे में जिक्र होगा। एक पार्ट है आपके में कार्य सामर्थ्य ऊर्जा करके, उसमें आपको गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट अब बात करें कि सर आप ये पूछोगे सर ये तापमान बढ़ने पर क्या होता है, तो हम कहेंगे इस तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और कणों की जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से क्या होगा, वो अधिक तेजी के साथ गति करेंगे, और अधिक तेजी के साथ गति करने से क्या होगा, कण जो है उनका फैलाव होगा, विषण जो होगा वो बहुत दूर दूर तक होगा, जिस कारण उनकी जो सुगंध है, जो खुशबू है गर्मा गर्म खाने की, वो हमें दूर तक सुनाई पड़ती है।
तो स्टूडेंट, और जो ठंडा खाना होता है उसके जो कण होते हैं उनकी गति ऊर्जा कम होने से क्या होता है, हमें उसके बाद खुद जाना पड़ता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। इसके ये जो आंसर है, ये कहा गया है कि स्विमिंग पूल में जो गोताखोर जो पानी को काटता है, पानी को ऐसे जो काटता है, तो उससे हमें क्या मालूम पड़ता है, कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। मैंने समझाया था आपको जब मैंने सेकंड पार्ट पढ़ा, जो सेकंड पिछली क्लास जो ली थी आपको जो बताया था। स्टूडेंट, हम बातें करते हैं पदार्थ की कुछ विशेषताएं। पदार्थ की मैंने विशेषता के बारे में भी बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, और ठोसों में अधिक होता है और गैसों में बहुत नगण्य होता है। ऐसे कुछ बातें की थी। कणों के बीच आकर्षण बल होता है और कणों जो है लगातार क्या करते हैं, गतिशील होते हैं। और ये बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, आप लिख दोगे। कणों का आकार जो होता है अति सूक्ष्म होता है। क्लियर। कणों का आकार अति सूक्ष्म होता है, कणों में विषय दर होती है, तापमान बढ़ने में विषय दर बढ़ जाती है, तापमान घटने में विषय दर कम हो जाती है। बहुत सारे आप लिख सकते हो। क्लियर। और स्टूडेंट, बातें करते हैं पेज नंबर 6 पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हुए हैं, उनके हम बारे में बातें करते हैं। इसमें कहा गया है कि घनत्व के आधार पर हमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उनको बांटना है। घनत्व स्टूडेंट अभी नहीं समझेंगे, जो फेस में आप सीखोगे घनत्व क्या है। तो घनत्व स्टूडेंट में परिभाषा लिख दिया कि घनत्व क्या है, प्रति इकाई आयतन, यानी इकाई आयतन में हम बात करें तो उपस्थित द्रव्यमान की जो मात्रा होती है वो घनत्व होती है, यानी आयतन नीचे है और द्रव्यमान ऊपर है। या ऐसा समझे स्टूडेंट कि हमारे पास कोई कागज है, दो हमारे पास कागज है या दो हमारे पास कागज है, जिनमें द्रव्यमान भी समान है और प्रकृति भी समान है, एक ही पदार्थ की है। एक कागज को हम ऐसे डाल दें ऊपर और एक कागज को हम उसे फोल्ड कर दें और आपको फेंकें, तो आपको जो आघात है, जो चोट है, वो किससे ज़्यादा महसूस होगी। तो आपका जवाब होगा सर, जिसका आयतन आपने कम किया है, जिसको आपने सिकोड़ा है, उससे हमें आघात अधिक पहुंचती है। कहने से मतलब स्टूडेंट, मैं आपको घनत्व के बारे में हल्का सा जानकारी देता हूँ कि घनत्व का मतलब है कुछ जो हल्का महसूस होता हो। यानी इतनी सी वस्तु अगर हम जैसे लोहा लें, इतनी बड़ा टुकड़ा लोहा का लें, इतना बड़ा नमक का लें, इतना बड़ा रुई का लें, इतना बड़ा कागज का लें, तो इतने बड़े टुकड़ा में अंतर किस चीज़ का हो गया, कोई हल्का होगा, कोई भारी होगा। इसमें यह क्या होता है, घनत्व होता है। इतने से हिस्सा में किसी में कणों की संख्या ज़्यादा है, इतने से हिस्सा में किसी में कणों की संख्या कम है, इतने से हिस्सा में किसी कणों की संख्या और भी कम है। ये तुलनात्मक रूप से हम व्याख्या कर सकते हैं, इसी को हम घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन में ऊपर से द्रव्यमान जो होता है उसी को तो क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट, आगे सीखेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट, सबसे हल्का जो एग्जाम हमारे पास जो होता है वायु होता है, उससे भारी होगा चिमनी का धुआं। जो वायु में क्या मिल जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है, कार्बन के कण मिल जाते हैं। उससे भारी रुई होती है, उससे भारी जल होता है, शहद, फिर चौक, लोहा। आप लिख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि ठोस द्रव गैस में अंतर बताइए। आप स्टूडेंट ये पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को आप सारणीबद्ध कीजिए। स्टूडेंट में लिखवाया था, एक सारणी बनवाई थी मैंने, पिछली जो क्लास ली थी, ठोस द्रव गैस में अंतर की बातें की थी। आप उनके 4 या 5 पॉइंट अपने फेयर में नोट कर सकते हो। क्लियर। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की बातें करते हैं कि कुछ परिभाषा पूछी गई है हमसे, जरा समझे। कि दृढ़ता पूछी गई है कि दृढ़ता क्या होती है, कठोरता क्या होती है। हम कहते हैं ठोस पदार्थों के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, जिसका उन्हें तोड़ना या दबाना बहुत ही कठिन होता है। इस गुण को ही क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ता। कोई हम वस्तु को दबाएं तो कोई ठोस वस्तु हमारे पास लोहे की वस्तु है या कोई लकड़ी है, तो उसे दबाएं तो क्या होगा, हमें दबाने के लिए अधिक ताकत की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है और उन कणों के बीच आकर्षण बल भी होता है। इस गुण को, दबने के इस गुण को ही क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। अब दूसरी बात आते हैं संपीडनता, कंप्रेसिबिलिटी। तो द्रव व गैसीय पदार्थों के बीच में आपने जाना है जो रिक्त स्थान होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है ठोस की तुलना में। आपने क्या जाना कि द्रव व गैस के तुलना, गैसों में जो गैप होता है उन कणों के बीच में रिक्त स्थान जो होता है वो ठोस की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। क्लियर। तो जिन कारणों क्या है, हम दबा सकते हैं, जिन कारण क्या है हम उसे दबा सकते हैं, तो इस गुण को क्या कहते हैं, संपीडनता। तरलता क्या चीज है, इसमें कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो बहने वाले होते हैं। क्या होते हैं, बहने वाले। तो बहने वाले पदार्थ का मतलब ऊपर से नीचे बहते हैं, वो होते हैं द्रव, और जो सभी दिशा में बहते हैं वो होते हैं हमारे पास गैस। तो स्टूडेंट ध्यान दें, बहने के गुण को क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं, बर्तन में गैस कैसे भरी जा सकती है।
हम जानते हैं गैस के अणुओं के बीच में जो गैप होता है, रिक्त स्थान जो होता है, कैसा होता है, अत्यधिक होता है, जिस कारण दबाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? दबाया जा सकते हैं। तो दबाए जा सकने के कारण क्या होगा, उनको छोटे से पात्र में भी भर सकते हैं। चलिए, काफी गैस भरी जा सकती है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं। आकार जो है, आकार किसे कहते हैं? भाई जो वस्तु जितना आकार, जितना स्थान घेरती है उसी को तो हम आकार कहते हैं। भाई मान ली हाथी को देखते हो आप, वो इस तरह स्थान घेरती है, हम कहते हैं भाई हाथी का तो आकार बड़ा है। या हम लोहे की छोटी सी मेज बना दें, या कोई डस्टर है हमारे पास, तो हम कहते हैं ये तो बहुत छोटे साइज का है, आकार का। तो स्टूडेंट आप जवाब दोगे, आप क्या बताओगे आकार के बारे में? जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाता है? आकार। ये छोटी छोटी परिभाषा हैं जो पेपर में कभी पूछ ली जाती हैं, तो जरा स्टूडेंट इन्हें रिवाइज भी करेंगे और समझेंगे भी। क्लियर? स्टूडेंट नेक्स्ट बातें करते हैं गति ऊर्जा। ये आपको आप फेस में पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, वो आप हल्का सा समझ लेते हैं। किसी वस्तु में जो गति करती है, कोई वस्तु गति करती है, तो गति के कारण उसमें जो एनर्जी आती है, एनर्जी जो आती है गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गति ऊर्जा। जो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है, जिससे हम कार्य, जिससे वो कार्य कर सकती है, उसी को क्या कहते हैं? गति ऊर्जा। घनत्व के बारे में तो मैंने समझा ही दिया। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड आता है पेज नंबर 6 पर, उसमें जरा समझिए। उसमें पूछा गया है, थर्ड का जो ए पार्ट है पेज नंबर 6 पर, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर लेती है, मुझे समझाइए क्यों। तो उसने कहा गया है कि गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है? नगण्य होता है, जिस कारण वह पात्र में बहुत तेजी से इधर उधर गति करती है। यानी गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कैसे होते हैं? बहुत ही कम होते हैं, जिस कारण क्या होता है, वो गैस के जो अणु है पूरे पात्र को भर लेते हैं। कोई इधर गति करेगा, कोई इधर गति करेगा। क्लियर? बात समझ में आती है? स्टूडेंट यहाँ क्या होगा, इसमें गति करेंगे। क्लियर? स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की बातें करें। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। आप जानते हैं स्टूडेंट, आपने देखा है, अभी समझा है कि गैस के अणु आपस में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो गति करने के लिए क्या करेंगे? दीवार पर दबाव डालेगी, दीवार पर दबाव डालेगी तो क्या करते हैं? हमें लिखा है कि गैस के अणु बहुत तेजी से इधर उधर गति करते हैं, जिससे बर्तन की दीवार पर टकराते रहते हैं। टकराने से क्या होगा? दाब उत्पन्न होगा। इसी दाब के बारे में आपसे पूछा गया है। उसके बाद कहा गया है कि लकड़ी में तो जो हाथ चलाना होता है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तीसरा जो पार्ट है उसमें कहा है कि लकड़ी की मेज को आप ठोस क्यों कहते हो? कि लकड़ी की मेज को क्या कहते हो आप? ठोस। भाई मैंने कहा ना था आपसे पहले भी कि ठोस होने के लिए क्या कंडीशन है? कि उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होने चाहिए? निश्चित होते हैं। जरा समझे स्टूडेंट, जो लकड़ी के जो कण होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है? अधिक होता है आकर्षण बल। आकर्षण बल अधिक होने से उसकी जो आकार है और उसका जो आयतन है वो दोनों कैसे हो जाते हैं? निश्चित हो जाते हैं। और ये किसका गुण है? ये किसका गुण होता है? ठोस का। इसी कारण क्या है, लकड़ी की जो मेज है वो क्या है? ठोस है। क्लियर? इसी कारण क्या है, वो ठोस है। नेक्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं, हवा के कणों के बीच। वो ये अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। चलो समझे, वो ये कह रहे हैं हम हाथ हवा में खूब चला सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं, और हम लकड़ी में हाथ चलाने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जरा समझे स्टूडेंट, हवा जो है गैस है, गैस कहते हैं, गैसीय अवस्था में आती है। तो हवा के कणों के बीच में जो रिक्तस्थान होता है अत्यधिक होता है, आपने जाना है। ठोस में बहुत कम होता है और गैसों में अत्यधिक होता है, क्योंकि आकर्षण बल नगण्य होता है। तो हवा के कणों के बीच रिक्तस्थान अधिक होने से क्या होगा कि उनके कणों के बीच रिक्तस्थान होता है, तो उनमें हाथ चलाना इतना ही आसान होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट, इसमें हाथ चलाना क्यों आसान हो गया? क्योंकि इसके कणों के बीच में रिक्तस्थान होता है। पर लकड़ी जो है ठोस है, उनके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है और उनके रिक्तस्थान बहुत नगण्य होता है, तो उसमें हाथ चलाने के लिए हमें कठिनाई होती है और हमें कराटे में क्या होना पड़ेगा? एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही लिख के आना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 6 पर, उसमें पूछा गया है आपसे कि पानी से बनी हुई बर्फ जल पर तैरती है। यानी आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? कम होता है। आप देखा, ध्यान रखना, जो घनत्व ठोसों का अधिक होता है, द्रव का कम और गैस का और भी कम, क्योंकि अणु नजदीक आते हैं। अणु नजदीक आएंगे तो इतने से ही एरिया में बहुत सारे अणु होंगे, इतने से एरिया में द्रव के बहुत कम होंगे, इतने से एरिया में द्रव के गैस के क्या होंगे? और भी कम होंगे। तो सामान्य वो कहते हैं कि ठोस अवस्था में ठोस के क्या होते हैं? घनत्व अधिक होते हैं, द्रवों में कम होते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अगर जल जो द्रव है
और जो बर्फ़ है वो ठोस अवस्था में, ठोस फॉर्म में है किसकी, जल की। तो ये कहते हैं कि बर्फ़ का घनत्व तो अधिक होता, बर्फ़ का घनत्व तो क्या होता है, ठोस बर्फ़ का घनत्व क्या होता है, कम होता है, जबकि आपने कहा था कि ठोस का घनत्व क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो उसमें कुछ पूछा गया है। तो हम कहते हैं बर्फ़ जो ठोस जल है का जो आयतन बढ़ जाता है। हम जानते हैं अगर बर्फ़ को हम जमाते हैं, आपने देखा होगा स्टूडेंट कभी कभार जो फ्रिज की जो बोतल होती है, पेप्सी की जो बोतल होती है, उनको ऊपर से जरा सा खाली छोड़ते हैं। क्या करते हैं, ऊपर से हम खाली छोड़ते हैं। अगर फ्रिज की जो बोतल है उनमें हम पानी भरते हैं, ऊपर से जरा सा खाली छोड़ते हैं। क्लियर? या आपने पेप्सी की जो बोतल देखी होंगी या दवाई की जो बोतल देखी होंगी, उसमें से ऊपर से क्या होती है, जरा सी खाली होती है। इसलिए होती है कि कहीं कोई द्रव जम ना जाए, तो द्रव जम जाने से क्या होगा, वो उसके बीच क्या होगा, वो आयतन बढ़ जाएगा। क्या होगा, आयतन बढ़। और ये आयतन बढ़ता क्यों है, ये आप 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे सीखोगे कि आयतन बढ़ क्यों जाता है। क्लियर? तो उसमें कहा गया है कि बर्फ का आयतन अधिक हो जाने से, बढ़ जाने से उसका घनत्व कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, जरा ध्यान दें स्टूडेंट। यह बात करें, आयतन बढ़ेगा यानी किसी आयतन का मान अधिक होगा, यानी अधिक किसी संख्या में अधिक संख्या से भाग दे। मान लीजिए 5 है, या 3 से भाग देंगे, या 4 से भाग देंगे, या 6 से भाग देंगे। जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे इस संख्या में, उतना ही मान क्या होगा, कम होगा। आयतन का मान अधिक होने से घनत्व भी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या है छोटी संख्या में भाग देने से क्या होगा, मान कम आएगा। क्लियर? बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो घनत्व कम हो जाता है। कैसे? आयतन बढ़ जाता है। बर्फ क्या है, देखा ना, बर्फ का जो जल है, जल जो जमता है उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाने से उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वह जल की सतह पर बहुत ही आसानी से तैर सकती है। आगे सीखोगे, अगले जो पार्ट है, जो चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें सीखोगे उत्प्लावन बल के बारे में सीखोगे, उत्प्लावकता के बारे में सीखोगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत सीखोगे। वो कुछ जल के ऊपर तैरने या किसी वस्तु का द्रव में तैरना है ना तैरने के ऊपर कुछ नियम बनाए गए हैं। मैंने कुछ नोट करके लिख दिए, ये आपको काम देते हैं। यदि कोई किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो वो क्या होगी, डूब जाएगी जल में। यदि वो घनत्व से, जल के घनत्व से कम है तो वो तैरती रहती है। क्लियर? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपने अच्छे से समझा भी होगा, और आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो को रोक सकते हो। क्लियर? तो स्टूडेंट आप रोक कर, कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि सर हमें समस्या आती है कि ऑनलाइन क्लास जो देखते हैं तो हमारी जो आपकी जो क्वालिटी है, जो स्क्रीन है, वो साफ दिखाई नहीं देती, जो अक्षर है वो साफ दिखाई नहीं देते। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो या तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, तो आप अपने क्वालिटी, अपने जो यूट्यूब जो जिस पर चैनल देखते होंगे उस पर जो क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, या ऐसा कर लिया करो वीडियो को पहले डाउनलोडिंग पे लगा लिया करो, जब डाउनलोड हो जाए उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट आप अपने मोबाइल की क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हो, डाउनलोड क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हो। 480p करके कर रखा हो ऑप्शन होगा, 720p करके होगा, उसे ही बढ़ा सकते हो। स्टूडेंट आपने कल रिवाइज करके आना, क्योंकि आगे क्लास कुछ ताप परिवर्तन से संबंधित होंगी। बहुत ही अच्छी क्लास है, आपने इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ पढ़ोगे तो यकीन बहुत ही आनंद आता है। यदि आप इन्हें ये समझोगे कि हमसे भार रूप में थोपा गया है, तो स्टूडेंट आपको ये यकीनन एक भार समान लगेगा। यदि आप इसे रुचि के साथ पढ़ते हो तो यकीनन बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा। क्लियर? स्टूडेंट जब तक आप इन्हें रिवाइज करें, फेम नोट करें, और जब तक हम नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं, जब